बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। देश में महामारी इस समय सभी को खून के आंसू रुला रही है, लेकिन इन सब के बीच भी हमारे राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे। आज एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कोरोना की सारी जिम्मेदारी पीएम के सिर मान दी, जिसके बाद से फिर एक नई बहस छिड़ गई है। कोरोना से उपजे हालातों पर इस समय कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और उसने इन हालातों का पूरा जिम्मा बीजेपी की ही कारस्तानी करार दिया है। इसे लेकर दोनों पार्टी गुत्थम गुत्था हैं। इस कोरोना समय में जब स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण आम लोगों का हाल बेहाल है, तब राजनीतिक स्वार्थों का टकराव एक तरह से असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश ही कही जाएगी। इन हालातों में जब राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना चाहिए, समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, तब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरने और नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सभी राजनीतिक दल शायद एक दूसरे की टोपी उछालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कायदे से सबको साथ मिलकर इस भयावह आपदा से पार पाने के उपायों पर काम करना चाहिए। एक दूसरे पर दोषारोपण करके या अपनी छवि चमकाने की कोशिश में बयानबाजी से फिलहाल बचना चाहिए। उधर राहुल गांधी के आरोपों पर सफाई पेश करना बीजेपी के प्रवक्ताओं, मंत्रियों और नेताओं के लिए एक बड़ी माथापच्ची की वजह बन चुका है। रोजाना राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी को पलटवार कर अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है। अब बीजेपी ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है, वो हम आपको सुनाते हैं। कि सामंती सियासत के सूरमा से हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि बिल्कुल पड़ोस में राजस्थान है। अपनी मम्मी के घर से निकल करके और जरा सब राजस्थान चले जाए, जहां पर वैक्सीन को कितनी दर्दी के साथ, बेशर्मी के साथ, एक आपराधिक सोच के साथ फेंका जा रहा है कूड़ेदान में। जो वैक्सीन लोगों को जिंदगी देने वाली है, उस वैक्सीन को जो है वो वहां पर कूड़ेदान का हिस्सा बनाया जा रहा है। और इस सनकी सियासत के सूरमाओं को ये चीज दिखाई नहीं पड़ रही है। हर दिन जो है वो एक नया कहानी, नया किस्सा, फेक फैब्रिकेटेड ट्वीट आप और सोशल मीडिया पर जो है वो लोगों को गुमराह करने वाली और भ्रम और भय पैदा करने वाली चीजें करते हैं। कम से कम इन बयान बहादुरों को उस अपने राज्य में भी देख लेना चाहिए कि कितनी बेशर्मी के साथ गुनाह किए जा रहे हैं। और रोज सवाल वैक्सीन पर पूछना, रोज सवाल, अरे खुद कितने उनके राज्यों में कितनी बर्बादी की जा रही है, बेशर्मी के साथ उसको लोगों के साथ गुनाह किया जा रहा है। देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उसके पहले अगर आप देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में थी और भ्रष्टाचार पूरी तरह से हर जगह व्याप्त था और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था। ग्रामीण सड़कों को देख लें और कई तरह की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और कई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इन सब पैरामीटर्स में भारत की व्यवस्था है काफी कमजोर थी। चाहे बैंकिंग प्रणाली को ले लें, बेड डेट्स थे, एनपीएस थे, इन सब चीजों को एक तरीके से भारत की जो रीढ़ की हड्डी थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह की, वह काफी कमजोर कर रखी थी और भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में थी। इन 7 सालों में वहां से काफी आगे हम आ चुके हैं। आज ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हजारों किलोमीटर नए रोड बन चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई लाखों मकान बन चुके हैं। Has been now controlled. We have a corruption-free government in spite of the COVID situation, pandemic situation, and in spite of the bad exchequers given to the government, Narendra Modi's government in legacy. Mr. Narendra Modi was able to put the economy on rail and to develop the country in all fields, especially the diplomatic relations, the isolating of Pakistan on terror issue. Everything the Bharatiya Janata Party government at the center has successfully made 7 years, and India has been recognized as the world power almost in the entire world.
जिस पार्टियों ने मिलकर और जिस पार्टी ने मिलकर 70 साल में गरीब आदमी के लिए बैंक खाता नहीं खुलवाया, जिस पार्टी ने कभी ये नहीं सोचा कि हम गरीब आदमी के लिए फ्री इलाज की सुविधा कर दें, कभी किस पार्टी ने ये नहीं सोचा कि हम गरीब के सिर पे छत भी दे दें, वो पार्टी इस सब प्रकार की बात करी है। आज मोदी जी के रहते हुए गरीब से गरीब आदमी का बैंक खाता खुल गया। आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख तक का इलाज, देश में 50 करोड़ लोगों का इलाज फ्री हो रहा है। आज लोगों के सिर पे छत मिल गई है, लोगों को घर पे नल का पानी मिल रहा है, देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है और देश की हर गांव तक सड़क पहुंचा दी गई है। तो ये जो पिछले 70 साल में नहीं, वो पिछले 7 साल में मोदी जी ने कर दिखाया और देश की आर्थिक स्थिति भी बेहतर की और कोरोना की दोनों लड़ाइयां हम अच्छी लड़ रहे हैं। पहली लड़ाई बहुत सफलता से लड़ी और दूसरी लड़ाई भी अच्छी तरह लड़ रहे हैं। तो दिखता है कि इस प्रकार मोदी जी ने पिछले 7 साल में जो किया वो 70 साल में नहीं हुआ। तो राहुल गांधी के ट्वीट को विपक्ष का भरपूर समर्थन मिला है। विपक्ष ने मोदी सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया है। सुनिए क्या कुछ कहना है विपक्ष के नेताओं का। और देश दुनिया में जब भी कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा हो या कुछ और हो, तो वो तो किसी का दोष नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स उसमें होता है। अब ये सेकेंड वेव जब आई है और लाखों की तादाद में परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना कुछ खोया है, लोगों की जानें गई हैं और व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि लोग बिलख बिलख कर अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे, हर चीज़ की कमी हो गई थी। 7 साल पूरे होने के बाद मुझे लगता है केंद्र सरकार को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बंदोबस्त, जो इंतजाम करने चाहिए थे पिछले 6 महीने में कोई तैयारी सरकार ने करी नहीं, चाहे दवाई हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो। और इतने बड़े देश को इतना संकट का सामना करना पड़ा। पूरे राज्य में, देश में कोई ऐसा मकान नहीं बचा जहां लोग संक्रमित ना हो। तो 7 साल पूरे होने के साथ साथ मुझे लगता है केंद्र सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। तो लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं और देखिए, माने राहुल गांधी को माने एक क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि शुरू में ही इस आदमी ने पैसे स्मेल किया कि महामारी आने वाली है और पहला बयान जो है राहुल गांधी का ही आया। उसके बाद हमको याद है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी जो है, उन्होंने टॉन्ट किया राहुल गांधी पर कि देश को डरा रहे हैं, भय का वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं और उसका नतीजा क्या हुआ दिखाई दे रहा है साहब। तो इस मामले में कहीं से वो जो कह रहे हैं कि इसका जो मैनेजमेंट है पैंडेमिक का, उस मैनेजमेंट में बुरी तरह जो है फेल साबित हुए हैं। आप देखिए, कहीं आप कल्पना कर सकते हैं कि 150 रुपये में भारत सरकार जो वैक्सीन ले रही है उसको माने राज्य सरकारों को कहा जा रहा है कि आप 300 रुपया में लीजिए, निजी अस्पतालों को कहा जा रहा है कि आप 600 रुपया में लीजिए। ऐसा कहीं होता है क्या? सरकार बनने के बाद से ये हर दोष या तो धर्म को देने लगे हैं या फिर ये कहने लगे हैं कि इससे पूर्व जो सरकारें थीं उनकी वजह से ये है। ये अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। जनता इनके जो फेलियर है उसको समझ गई है। चाहे योगी जी हों या अन्य लोग हों, इनकी सरकारें जनता को राहत देने में असफल हैं, कीमतों पर नियंत्रण रखने में असफल हैं और अब जब लाखों लोगों की जान जा रही है कोरोना की वजह से, ये उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से ये देश को पूरी तरह से विफल बना चुके हैं। जनता इनसे नाराज है, लोकतांत्रिक संवैधानिक विकल्प की तलाश में है। और इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं जो कि केरल से ही आ रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बड़ा आरोप लगाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि लक्षद्वीप में भगवा एजेंडे को थोपने की कोशिश की जा रही है। बड़ा आरोप केरल के मुख्यमंत्री बीजेपी पर लगा रहे हैं। लक्षद्वीप के लोगों के साथ एकजुटता जताने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाए जाने की मांग वाला प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगाया है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। उन्होंने कहा है कि लक्षद्वीप में भगवा झंडे को जबरन स्थापित करने की, जबरन थोपने की कोशिश की जा रही है। लक्षद्वीप में भगवा एजेंडे को थोपने की कोशिश हो रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि लक्षद्वीप के लोगों के साथ एकजुटता जताने वाला प्रस्ताव पास हो चुका है। लक्षद्वीप के प्रशासन
चिकित्सक को वापस बुलाए जाने की मांग वाला प्रस्ताव हमने पास कर लिया है। ये बड़ी जानकारी केरल से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ये तमाम जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भगवा एजेंडे को लक्षद्वीप में थोपने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर केरल से। चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं और अब आपको राहुल गांधी के वो ट्वीट्स भी दिखा देते हैं जिनको लेकर पिछले कुछ दिनों से फिलहाल गहमा गहमी बनी हुई है और रोजाना एक नई बहस छिड़ जाती है। तो राहुल गांधी के ट्वीट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे ट्वीट जिन पर इस समय बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले सोमवार यानी कि 31 मई का ट्वीट हम आप तक पहुंचा देते हैं। लिखा है राहुल गांधी ने ट्विटर पर कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है, दुखद सच। और इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने आज लिखा है कि एक आदमी और उसका अहंकार और एक वायरस और उसके म्यूटेंट्स कोरोना के बाद। ये तमाम ट्वीट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये आज के ही ट्वीट है जो राहुल गांधी ने किए हैं। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के बाद देश की 97% जनता बेरोजगार हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी की दर मई 2021 में डबल डिजिट में पहुंच गई है। हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से ये के जो सीईओ हैं महेश व्यास, उनसे पूछते हैं कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था एक और त्वरित सुधार कर सकती है। ये ट्वीट आज किए हैं राहुल गांधी ने। अब हम आपको रविवार यानी कि 30 मई के भी राहुल गांधी के ट्वीट्स दिखा देते हैं इस समय जो उन्होंने किया और उसके बाद से गहमा गहमी का माहौल बन गया। उन्होंने लिखा है कि कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नियत, नीति, निश्चय। महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। मन की बात को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। 29 मई के ट्वीट भी अब हम आपको दिखा देते हैं कि पीएम की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। बड़ा बयान, बड़ा ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से 29 तारीख को किया गया। अब 28 मई का ट्वीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश को साथ लेकर चलो, वायरस को फैलने से रोको, झूठ बंद करो, बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन का मसला कांग्रेस लगातार जोर शोर से उठाती रही है और राहुल गांधी वैक्सीन को लेकर कई बार ट्वीट कर चुके हैं और एक और ट्वीट उन्होंने किया है। अब 27 मई का ट्वीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पॉजिटिविटी एक पीआर स्टंट है ताकि पीएम की नीतियों के कारण हुई कोरोना मृत्यु के असली आंकड़े छिपाए जा सके। केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, जनता की जो प्राथमिकता है, ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने कि जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन, ये कैसे अच्छे दिन। उन्होंने सवाल खड़ा किया है बीजेपी के उस नारे पर कि अच्छे दिन आएंगे। पूछ रहे हैं राहुल गांधी कि अच्छे दिन कैसे आएंगे और ये कैसे अच्छे दिन हुए। तो ये तमाम ट्वीट्स हमने आपको दिखाए हैं और इन ट्वीट्स पर गहमा गहमी पिछले एक हफ्ते से लगातार बनी हुई है। अब मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों से भी हम आपका परिचय यहां पर करवा देते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और विनोद जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दोनों ही मेहमानों का स्वागत अदा करना चाहूंगी इस मसले पर आप चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहां पर जुड़े। अश्विनी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, राहुल गांधी रोजाना एक ट्वीट कर रहे हैं और वो ट्वीट हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाए भी कि किस तरीके से पिछले एक हफ्ते से वो लगातार ट्वीट करके अलग अलग मसले उठा रहे हैं। अब आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया और वैक्सीन नीति पर फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। अश्विनी जी। पल्लवी जी, कांग्रेस के लिए कोरोना एक अवसर है और कांग्रेस के जो अगुआ है वह राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जिनको पूरा देश जो है पप्पू के नाम से जानता है, तो अगुआ कैसे हो सकते। उनको एक ट्वीट करना है अपने बंद कमरों में बैठकर और उसके बाद वहीं से देखना है क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा। जब कोरोना आया था, वैक्सीनेशन की बात इसके बाद में करूंगा। तो कोरोना की जब पहली लहर आई तो इन्होंने कहा सरकार कुछ नहीं कर रही है, ट्वीट किया एक। उसके बाद दूसरा जब आया, जब आगे बढ़े तो वैक्सीन की तैयारी में जुटी जब भारतीय जनता पार्टी सारी हिंदुस्तान की सरकार, तो इन्होंने कहा कि बहुत जल्दी वैक्सीन लाना चाहिए। तीसरा, जब भारत में पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल गई तो इनके दो नेताओं शशि थरूर और जयराम रमेश ने कहा कि नहीं, ये बेकार की वैक्सीन है। तुरंत वहां पर भ्रम फैलाया गया। उसके बाद जब भारत ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया जी, तो इन लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं लगवाते हैं।
ये मैं एक एक वाकया पल्लवी जी आपको बताता चल रहा हूं। उसके बाद जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने स्पीड पकड़ लिया तो कांग्रेस ने कहा कांग्रेस शासित राज्यों को वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं। उसके और आगे जब राज्यों को वैक्सीन खरीदने का अधिकार दे दिया गया तो उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं आप फ्री दीजिए। अभी ऐसे काफी मुद्दे हैं जो गिनाएंगे तो बहुत अभी समय लग जाएगा, लेकिन उसके बाद में मूल मुद्दे पर आता हूं। इन लोगों के राहुल गांधी जी हमेशा एक विवादित बयान देने के लिए जाते हैं। चूरू जहां अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि वैक्सीन बर्बाद की जा रही, सबसे ज्यादा वैक्सीन बर्बाद की जा रही है। चूरू में एक उन्होंने बयान दिया, चुनाव का दौर था, वहां पर बोल रहे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, वहां के मुस्लिम नौजवान आईएसआई के संपर्क में हैं, जिसके लिए इनके ही मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि माफी मांगना चाहिए राहुल जी को। तो राहुल जी कब क्या बोल जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। पल्लवी जी देश के साथ इनको होना चाहिए। और आज मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने अगर 20-21 करोड़ वैक्सीन लगवाया है तो किस राज्य ने कितना पैसा दिया है सरकार को, सारी वैक्सीन फ्री में दी गई है, कहीं कोई पैसा नहीं लिया गया है। और दूसरा मैं इन लोगों के भ्रम फैलाने पर आता हूं वैक्सीन पर पल्लवी जी। हिंदुस्तान की आबादी एक जो अपना उदय है इस पे आधार बनता है उसमें 135 करोड़ के आसपास है। 135 करोड़ आबादी में जिसको वैक्सीन लगनी है वो 80 करोड़ लोग हैं जिसको अभी छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है। 80 करोड़ में अगर हमने 21 से 22 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम कर लिया है 21.5 करोड़ के आसपास, तो यानी कि हम 25% अचीव कर गए हैं। सरकार बार बार कह रही है कि हम दिसंबर तक अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, लेकिन इन लोगों की ये बड़बोलापन कंधे में कंधा मिलाकर चलने के बजाय इस आपदा में ये अवसर ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस को 5 राज्यों में जो हारी है और आने वाले 4 राज्यों के चुनाव हैं वो कैसे खड़ा किया जाए। 5 में तो नेस्तनाबूद हो गए। ये कार्यक्रम चल रहा है पल्लवी। ठीक है, विनोद सिंह जी बताइए क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? क्या वाकई में आने वाले चुनावों के लिए भूमिका आप लोग तैयार कर रहे हैं या आपको असल में वैक्सीन नीति में कोई कमी नजर आती है? तमाम बातें अश्विनी शाही जी ने रख दी। अब मैं भी आपसे तर्कपूर्ण यहां पर जवाब चाहूंगी। वैक्सीन नीति में कहां कमी है और क्या आप चुनावों की तैयारी कर रहे हैं? विनोद जी। पल्लवी जी, राहुल गांधी जी ने जो बात कही है अक्षरशः सही कही है। कोरोना काल के आरंभ होने से लेके आज तक एक जिम्मेदार दल के संवेदनशील दूरदर्शी नेता की भूमिका उन्होंने 100% निभाई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विवश है उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए। अच्छा होता है अपनी संवैधानिक राजनीतिक नैतिक जिम्मेदारी के निर्वहन में उनके जो बात है उनकी जो सलाह है उससे कुछ सकारात्मक करते हुए देश के साधन संसाधन का सदुपयोग करते देश के लोगों की जानों को बचाने में, टीकाकरण के लिए, इस आपदा प्रबंधन में निपटने के लिए शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और राहुल जी ने हमेशा प्रधानमंत्री जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा उनसे जो भी अपेक्षित सहयोग है वो हमेशा दिन रात देने के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि सही कहा शाही जी ने, ये सरकार दम्भ में चूर है, अहम की सरकार है। इनको ये कहते हैं हम तो जीत गए हैं, तो जीत के कुर्सी पाके हथियाना जुमलों के आधार पर, मिथ्या प्रचार के आधार पर, झूठे सपने देख के इनको सेवा करने नहीं आती है। आज कोई भी डेटा जो पलायन को विवश मजदूर हुआ इनके पास कोई डेटा नहीं है। इनके आज अभी कह रहे थे 21 करोड़, अरे दो पूरे टीके जब हो जाते तब टीका पूरा माना जाता है। लगभग केवल 3% का औसत निकलता है ऐसी स्थिति में। अभी भी इस गंभीर संवेदनशील मुद्दे पर कोई राजनीतिक बयानबाजी की जगह नहीं बनती। और राहुल गांधी जी ने क्या गुनाह किया? उन्होंने हर एक घर की पीड़ा और चिंता को बखान करने का काम किया। पल्लवी जी, आप हो, हम हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो या गैर राजनीतिक लोग हैं, राहुल गांधी की बात हो भारतवासियों के पक्ष में, भारतवासियों की चिंता के लिए उनको ये पीड़ा हो रही है। कोई मोदी जी से उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी गलती से या सही से जिस पद पर बैठे हैं वो पद प्रभावित करता है। अगर वो अपनी पद से नाइंसाफी करते हैं, अगर वो नासमझी के माध्यम से उन्होंने तो कहा 14 दिन दे दीजिए, थाली बजा के हम कोरोना भगा देंगे। इनके स्वास्थ्य मंत्री ने कोटेड क्या बयान दिया था? ऐसी कोई स्थिति नहीं है, भारत में इसका कोई खतरा नहीं है। ये नमस्ते ट्रंप करने में भी बिजी थे, ये संवैधानिक रूप से चुनी हुई मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त थे। इनका पूरा ध्यान केंद्रित है, इनको इसी बात का नशा है कि चुनाव जीते। लेकिन मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी गांधीवादी मूल्यों पर चलने वाली है, केंद्र करुणा के उपमाओं पर चलने वाली। किसी भी कीमत पर आप व्यक्तिगत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कितना भी अपमानित करिए,
है, जहां देश की बात आएगी, देशवासियों की रक्षा की बात आएगी, उनका भविष्य सुनिश्चित करने की बात, हम आपके नैतिक संवैधानिक राजनीतिक जिम्मेदारियों पर खड़ा लाने का काम करेंगे, सवाल करेंगे, भले वो आपको तीखे लगे या नीचे लगे, उसकी हमें परवाह नहीं। ठीक है अश्विनी शाही जी, दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये कि लगातार जिस तरीके से विपक्ष आप पर हमलावर है, आप लोग इंगेज तो हो रहे हैं सर, मैं देख रही हूँ रोजाना राहुल गांधी कोई ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट पर उनके खुद के नेता जितना रिएक्शन नहीं देते, उससे ज्यादा आपके नेता, प्रवक्ता और मंत्री रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाते हैं। शायद आप लोगों को भी ये होगा कि जो फैलाया जा रहा है उसे ज्यादा ना फैलने दिया जाए और हम उसे कंट्रोल कर ले, शायद ये बात होगी। और दूसरी चीज ये, आपने कहा कि वैक्सीन को लेकर वो लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। स्पुतनिक जब खरीदी नहीं गई थी अश्विनी जी, उससे पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि आपको विदेशों की वैक्सीन खरीद लेनी चाहिए। उस समय आप लगातार मना करते रहे और फिर अचानक स्पुतनिक खरीदी गई, तो कहीं ना कहीं बात तो उनकी मानी गई ना, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने आपको प्लान दिया था माना तो वही गया। और सबसे बड़ी बात यह है, आप बार बार कहते हैं कि विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा है। आपको कितने पत्र लिखे हैं, विपक्ष के किस किस नेता ने आपको पत्र लिखे हैं, ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं सर। तो आपने किसकी बात मानी, किसका सुझाव रखा आपने? जी पल्लवी जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया। और सवाल उठाने के साथ शुरू में पहले ही आपने कहा कि अगर कांग्रेस का नेता या विपक्ष का नेता कोई अगर हमारे ऊपर सवाल उठाता है जी, तो हम लोग ज्यादा मुखर होकर बोलते हैं। उसका एक कारण है और आपने कह दिया उसको। वो कारण ये है, उसका उदाहरण सहित मैं आपको बताना चाहता हूं। जब वैक्सीन आई, कांग्रेस के नेता, अभी मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, जयराम रमेश और शशि थरूर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इन लोगों ने भ्रामक जानकारियां दी लोगों को। उसका नतीजा ये हुआ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 200 लोग नदी में कूद गए ये कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उसका ये असर हो रहा है। इसलिए हमको सामने आकर जनता को सच्चाई बताना पड़ रहा है। ये देखिए 135 करोड़ का देश है, यहाँ पर लोकतंत्र में कई जगह कई दलों में दलीय आस्था है लोगों की, तो अपने नेताओं की, जो कि देखिए कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, सपा बसपा भी पार्टी है, इनकी बातें लोग, इनके अनुयायी जो है वो मानते हैं। आज 200 लोग अगर वो वैक्सीन लगवाते, नदी में नहीं कूदते, इन लोगों ने अगर वैक्सीन लगवाकर फोटो सार्वजनिक कर दिया होता, ये भ्रामक जानकारियां नहीं दी होती, नपुंसक हो जाएगा आदमी, इससे मर जाएगा, ये पानी है, तो ये भ्रामक जानकारियां हैं जो इसको इस कदर किया जाता है। दूसरी चीज आपने जो कहा कि आप लोगों को इन्होंने सलाह दिया, एकदम सलाह दिया, बहुत अच्छी बात आपने कहा। और सलाह देना विपक्ष का काम है। सरकार को अगर सार्थक और वो सकारात्मक सलाह है तो उसको हमें मानना भी चाहिए। महाराष्ट्र में जब लोग मर रहे थे, महाराष्ट्र में शुरुआत हुई, हिंदुस्तान में कोरोना किसने फैलाया? तो महाराष्ट्र ने फैलाया। वहां के सरकार का मुखिया कौन है? उद्धव ठाकरे। किसके सहयोग से सरकार चल रही है? कांग्रेस के। एक एक गाड़ियों में 40-40 100 फेंके गए। और यहाँ उत्तर प्रदेश में लोगों ने ड्रोन के पुरानी तस्वीरों को दिखाकर, लाशों का अंबार दिखाकर सरकार को बदनाम करने का काम किया। वो राहुल गांधी जी को नहीं दिख रहा था कि एक एक गाड़ियों में एक एक एम्बुलेंस भी नहीं थी, वो मिनी पिकअप थी, 40-40 100 ले जाकर फेंके जा रहे थे। बिहार में तो एम्बुलेंस भी नहीं है सर। अश्विनी जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है यहाँ पर। बिहार में तो ठेले पर लेकर जा रहे थे, तब बिहार में तो हालात ये थे कि एम्बुलेंस से शव को निकाला गया और नदी में फेंक दिया। उसका वीडियो वायरल हुआ था, कटिहार का वो वीडियो था। तब आप नहीं बोले अश्विनी जी। और दूसरी बात, आप फोटो की कह रहे हैं, आप फोटो की कह रहे हैं अश्विनी जी, बात सुनिए, आप फोटो की कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक शख्स से इतना ज्यादा व्यथित हो रही है कि उन्हें रोजाना प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधान अगर फोटो खींचकर डाल रहे हैं तो आपको राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फोटो की जरूरत क्यों है वैक्सीन के प्रचार के लिए? अश्विनी शाही जी। नहीं, मैंने फोटो उसकी बात नहीं किया। मैं इनके वैक्सीन की अभी तो उस पर आया ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं, आपने कहा कि बिहार में, मैं कह रहा हूं कि संवेदना की बात होती है जब एक गाड़ी में 40-100 जाते हैं। राहुल गांधी की संवेदना वहां क्यों नहीं जागती है? मैं इस पर सवाल कर रहा हूं। और दूसरा जो बार आपने दोबारा कहा, एक आदमी के ट्विटर से सब लोग व्यथित हो जाते। हम लोग व्यथित उनके ट्विटर से नहीं होते हैं। वो ईश्वर करे वो जीवन भर ट्वीट करते रहे अपने वहीं बैठकर जहां बैठे हुए हैं, और हम अपना काम करते रहे। आज देखिए एक सर्वे आया है, आज भी माननीय मोदी जी विश्व के सबसे मजबूत नेताओं में हैं। उसका कारण है सिर्फ नहीं है कि यहाँ पर भ्रम फैलाया जाए, यहाँ पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश विदेशों में की जा रही है हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा।
एक उदाहरण देना चाहूंगा, कलकत्ता में एक बार विदेशी आक्रांता आया 3000 सैनिकों के साथ, उसने वहां के राजा को हराया और वहां पर 30,000 लोग ताली बजा रहे थे। जब वो राजा गिरफ्तार हुआ, वो लेकर जब चला वहां के बाद जब उसको बंदी बना लिया गया तो वो 30,000 लोग भी उसके गुलाम हो गए। हिंदुस्तान में आज मानसिकता बदली हुई है। आज हिंदुस्तान के लोगों की, गीता में कहा गया है, आत्मा अमर होती है, शरीर जो है मरता है, लेकिन हिंदुस्तान के विरोधी दलों की आज आत्मा जो है मर चुकी है, शरीर तो अमर है उनका। शरीर पता नहीं क्या होगा। कहीं कोई भाव नहीं, सरकार का पक्ष नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना। सलाह जो देंगे अगर बेहतर होगा, सकारात्मक होगा, मैं खुले हृदय से स्वागत करूंगा। पल्लवी जी, कभी सरकार ने मना नहीं किया। और ये आप कह लीजिए चिट्ठियां लिखी गई हैं, चिट्ठियां पहले भी लिखी जाती थी। पहले के भी राजनेताओं का आप देख लीजिए संवेदना और इतिहास, और आज के भी लोगों का देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं। इस कोरोना काल में मोदी जी और यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी 24 घंटे अनवरत कोरोना पर एकदम फोकस किए हुए थे। लेकिन विपक्ष का क्या काम था? विपक्ष का काम कंधे से कंधा मिलाकर चलना होता है, लेकिन नहीं, ये ट्विटर वाले लोग खिलाड़ी ट्विटर का खेल खेलकर सवेरे एक अखबार में बयान देकर वही शांत हो जाते हैं। जहां इनकी सरकारें हैं, चुरू के नाम पर नहीं बोला गया। हिंदुस्तान में वैक्सीन मांग रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा था हम वैक्सीन नहीं लेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था हम वैक्सीन नहीं लेंगे। आज वैक्सीन के पीछे राहुल गांधी पड़े हुए हैं। अब समझ में आया है कि उनको वैक्सीन चाहिए, पहले नहीं आया था समझ में। हिंदुस्तान ने एक चार्ट दे दिया है कि हम दिसंबर के पहले सबको वैक्सीनेटेड कर देंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा अंत में। अभी देखिए, स्पुतनिक लाइट, जॉनसन एंड जॉनसन और कोविशील्ड तीनों लगभग एक फार्मूले पर बनाई गई है। अभी कांग्रेस का एक ट्वीट आएगा पल्लवी जी, आप देखिएगा आने वाले 10 से 15 दिनों में वैज्ञानिक हमारे काम कर रहे हैं कि कोविशील्ड की एक ही डोज काफी है, इसको 2 न लगाया जाए। हमारी वैक्सीनेशन कितनी तेज हो जाएगी ये मैं आपको बता रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि आएगा ट्वीट। इस पर भी सवाल उठेंगे, अरे तो ये कैसे हो गया? तो ये वैज्ञानिकों और डॉक्टरों पर सवाल उठाना ये लोग छोड़े। सेना से तो हिसाब इन लोगों ने मांगा ही था, आज इस आपदा में अवसर न तलाशें। जी पल्लवी। विनोद सिंह जी, 2 चीजें मैं आपसे यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी। सर, सबसे पहले आपने उठाया बिहार के मुख्यमंत्री का मसला कि नीतीश कुमार कहाँ हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं, चलिए मान लिया। उसके बाद आप लगातार बोलते रहे कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है, प्रधानमंत्री अपने घर में क्यों बैठे हैं, प्रधानमंत्री कुछ करते क्यों नहीं। उसके बाद जब प्रधानमंत्री निकल कर आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वार्ता की, तो भी आप लोगों को दिक्कत आ गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों में जाकर दौरा कर रहे हैं, तो अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि ये तो उनका चुनावी दौरा है। चाहते क्या है? घर में बैठे रहें, चुनावी दौरा करें, क्या करें? मतलब आप या तो पूरी तरीके से बता दीजिए, कि स्क्रिप्ट दे दीजिए कि इस स्क्रिप्ट के हिसाब से आप लोग काम कीजिए, तब तो समझ में आएगा। किसी चीज में आप लोग खुशी नहीं होते हैं, कहीं तो साथ मिले सरकार को विपक्ष का। देखिए पल्लवी जी, सवाल विश्वास का रहा है, इस विशेषकर पिछले 7 वर्षों से हर गंभीर जन सरोकार के मुद्दे पर, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस आपदा के समय में सरकार की मंशा, सरकार की कार्यशैली, अभी मैं समझता हूं जितने आपने ओपनिंग सीनियर बीजेपी नेताओं के रिमार्क दिखाए, उस सबसे बहुत ज्यादा समझदार हमारे शाही जी हैं। लेकिन ये भी कहे गए, क्योंकि पार्टी से बंधे हुए, कि एक PR एजेंसी का कोई सर्वे आया है, तो देखिए इनकी मंशा ये है, लाखों लोगों को जीवन रक्षक दवाएं ना मिले, ऑक्सीजन के लिए गरीब आदमी मर जाए, अस्पतालों में जगह ना मिले, उसकी सुध नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एक भी आप जिम्मेदारी से ये कह सकता है कि हालात सामान्य नहीं है। हालात सामान्य करने की राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसकी थी? आपदा के समय में डिजास्टर मैनेजमेंट लगाए तो सेनापति की भूमिका में किसको आना चाहिए था? जब क्रेडिट लेने की बात आती है, थाली बजाने की बात आती है, इवेंट बजाने के हीरो बनने की बात आती है, तो आप क्रेडिट ले लेते हैं। अब जब देश इस समस्या से जूझ रहा है, अनिश्चितता अभाव का ये भयंकर वातावरण है, इसकी जिम्मेदारी कहां पर बनती है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बनाम गुजरात नहीं करना चाहता, मैं बंगाल बनाम बिहार नहीं करना चाहता, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। सवाल अगर आप
प्राथमिक भूमिका में है और किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और किस दल के नेता ने आपको सहयोग देने की बात नहीं कही? भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नेता का नाम नहीं बता सकते हैं। तो सवाल क्या है, शुरू से ही लापरवाही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। और ये देखिए, आपदा के समय में आप स्वीकार नहीं करेंगे तो समाधान की तरफ बढ़ेंगे कैसे? आज भी ये झूठे PR डेटा, मिथ्या प्रचार, बड़ी बड़ी बातें और सरकार जमीनी हालात आप देख रहे हैं क्या है? बेसिक दवाएं नहीं मुहैया है। ये क्या आपका प्रबंधन नहीं कहता था? एक राष्ट्रीय लेवल पे एक ऐसा कुशल प्रबंधन होता जिसको सब लोग आपको शाबाशी देते, लेकिन ऐसा तो नहीं। क्या गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी गुजरात सरकार पर उन्होंने क्या कहा कि वहां के मुख्य अस्पताल अहमदाबाद के स्थिति बद से बदतर है, नरकीय स्थिति बन गई है? तो सवाल व्यक्तिगत बात का नहीं है, सवाल इससे पीड़ित कौन हो रहा है? इससे पीड़ित हमारा देशवासी हो रहा है, विशेषकर वो वर्ग, वो लोग हो रहे हैं जिनके पास साधन संसाधन का अभाव है। ऐतिहासिक रूप से बेरोजगारी बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र की स्थिति खराब नहीं है विनोद जी, महाराष्ट्र की स्थिति खराब नहीं थी कभी। महाराष्ट्र क्या शुरू से बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी स्थिति में था महाराष्ट्र में। और एक सवाल और है मेरा, महाराष्ट्र के बारे में तो मैं आपसे लूंगी ही जवाब। दूसरी बात ये, आप लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि राहुल गांधी तो समय समय पर सचेत कर रहे थे, मैं भी मान रही हूं वो समय समय पर सचेत कर रहे थे, तो आपकी राज्य सरकारें सचेत क्यों नहीं हुई? आप क्यों बैठे रहे कि केंद्र की तरफ से जब हमें निर्देश मिलेगा तब जाकर हम तैयारियां शुरू करेंगे? राहुल गांधी आपको सचेत कर रहे थे ना कि आपके राज्यों ने आपके ही जो नेता हैं उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए आपके राज्यों में हालात इतने खराब हो गए। महाराष्ट्र में तो पहली लहर में भी हालात खराब थे और दूसरी लहर में तो और बदतर हो गए। तो आप अपने ही नेता की बात को गंभीरता से नहीं ले पाए? देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं। आप अगर बंबई नगरी से वाकिफ हैं तो वहां कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति में कितना कुशल प्रबंधन महाराष्ट्र की सरकार ने किया, इसकी तारीफ WHO ने की है, इसकी तारीफ अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से रोकथाम की गई। सरकार की भी तारीफ की है सर, वो भी मेंशन कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज। फिर बताइए कि यूपी सरकार की तारीफ हुई है WHO की तरफ से? आंकड़ों की बाजीगरी हुई, भाजपा शासित प्रदेशों में अधिकतर जो है आंकड़ों से खेल हुआ। यही लखनऊ के जिलाधिकारी का बयान याद है आपको, जब वो कह रहे थे सड़कों पर लोग मरने के लिए तैयार हैं, अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे। और आप डेटा से खिलवाड़ मत करिए, जो स्वाभाविक सही आंकड़े उसको प्रदर्शित करने का काम किए महाराष्ट्र सरकार। आप सब लोगों ने आरोपित करने का काम किया कि महाराष्ट्र में नंबर बढ़ रहे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सुनिश्चित किया था आंकड़ों की परवाह करते हुए बिना जो भी आएगा उसको यथासंभव उपचार किया जाएगा। आंकड़े बढ़ते हैं तो बढ़ने दीजिए। उनका ध्येय था कि इस पर अंकुश लगाए और बहुत कम समय में बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से उन्होंने उस पर काबू भी पाया और सफलता हासिल की। देखिए, ये सवाल मैं कह रहा हूं, जो भी चुनौतीपूर्ण स्थितियां उसको स्वीकार करने का भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो स्वीकार ही नहीं करते। आज भी वो बहुत सामान्य स्थिति है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ नियंत्रण में है, किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप और किस बात का इंतजार कर रहे हैं? लगातार लाखों लोग अपने परिवारजन, प्रियजन, पड़ोसी जनों को छोड़ चुके हैं, काल के जाल में समा गए, फिर भी आपकी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं। हाँ, राहुल गांधी की आपको सलाह दे रहे हैं, अपेक्षित सहयोग देने की बात कर रहे हैं, आपका रोडमैप पूछ रहे हैं, तो राहुल गांधी जी दोषी है? ये कैसी बात होगी? आप प्रधानमंत्री है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हर पद के साथ जिम्मेदारी का भाव आना चाहिए। तो राहुल गांधी जी उसी भाव को जगाने का काम कर रहे हैं और राहुल गांधी जी निरंतर करते रहेंगे, आपको अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं होने देंगे। अश्विनी, अगर ये साफ है करना तो आप समझिए, लेकिन देश, सम्मानित देश की आदरणीय जनता जान रही है, इस कोरोना काल में अगर कोई उनके सवालों के साथ खड़ा हुआ, उनकी समस्याओं के साथ खड़ा हुआ, तो आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। बताइए अश्विनी शाही जी। विनोद जी को बताना चाहूंगा पल्लवी जी कि देखिए, जहां तक सराहना की बात है, WHO ने जो अच्छा काम करेगा उसकी सराहना जरूर होगी। अभी WHO ने माननीय योगी जी की अभी 15 दिन पहले सराहना की। जिस मुंबई की बात कर रहे हैं उस मुंबई हाईकोर्ट ने सराहना की, अभी तुरंत किया है कि योगी मॉडल सबसे बेहतर मॉडल है, उसको अपनाने की जरूरत है। आज के दिन में मैं उत्तर प्रदेश का एक आपको हाल बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के गांव में यह स्थिति हो गई है कि अगर जो हमारी निगरानी समितियां हैं, किसी गांव में किसी जगह पर अगर कोई मरीज एक सिम्टोमेटिक पाया जा रहा है, वहां पर 3-3, 4-4 टीमें पहुंच जा रही हैं और उसको तुरंत वहां पर ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये है स्थिति। 62,000 गांवों में हम शून्य पर थे, हमारे पास कोई आंकड़े नहीं मिले। इस तरीके से काम किया गया और ये कह रहे हैं आंकड़ा छुपाने की बात है। आंकड़ा छुपाने क्यों छुपाया जाएगा? जो नागरिक है वो हमारे हैं,
जो अस्पतालों में जाकर जो है अपनी जान दे रहे हैं वो किसी के भाई हैं, वो हमारे 23 करोड़ जनता है। और हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी के लिए 135 करोड़ जनता में, चाहे वो महाराष्ट्र का आदमी हो, छत्तीसगढ़ का हो, उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हो, ये सब उनके परिवार के अंग हैं। और उनके ठीक होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। विनोद जी सुन लीजिए, और उनकी मौत, उनके बिछड़ने पर उनके परिवार वालों के लिए संवेदना की बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अगर भावुक होते हैं तो उस पर कांग्रेस सवाल उठाती है। पल्लवी जी, इन लोगों के बड़े नेताओं ने, कई नेताओं ने कहा, राष्ट्रीय नेताओं ने, कि घड़ियाली आंसू हैं। उन लोगों ने वहां नहीं देखा सोनिया गांधी बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रो रही थी, वो कौन से आंसू थे? हिंदुस्तान के नागरिकों को जो अपने घर की, अपने परिवार के लोगों के संवेदना के लिए जो व्यक्ति रो रहा है वो घड़ियाली आंसू हो गए। और सोनिया गांधी जो है किस आतंकवादियों के लिए रोई, उसके लिए कांग्रेस कुछ नहीं कहेगी। कांग्रेस की स्थिति देखिए, खूनी और रक्त रंजित इतिहास रहा है। इन लोगों ने 84 के दंगों में कितने सिखों को कटवाए, वहां पर आज तक जो है उसका कोई भी, कितने अपराधी हैं, कल एक अपराधी उसमें से जो वो थे, क्या कहते हैं, मुलजिम थे, उन्होंने एक मृतक आदमी से भी बात कर लिया कि रेमडेसिविर कैसे, क्या गलत इंजेक्शन लग गया। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन गलत बयानी इसमें नहीं करनी चाहिए। सरकार को सहायता करने का मतलब होता है पल्लवी जी एक अच्छे विपक्ष के लिए। इतिहास गवाह है। मैं इसी संसद की बात है, नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, कोई विद्वान व्यक्ति था, वो संसद में नहीं पहुंचा, चुनाव हार गया था, तो किसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ आना चाहिए। किसी एक प्रधानमंत्री ने दूसरे प्रधानमंत्री को दुर्गा कहा था। ये सब इतिहास में मिलता है, वो था विपक्ष। आज क्या हो गया है? आज इन लोगों के अभी जो चुनाव हुए हैं ये सिफर हो चुके हैं। बंगाल से खत्म हो गए, पौंडीचेरी से खत्म हो गए, तमिलनाडु में किसी दूसरे की बैसाखी पर आए। अब हिंदी जो भाषी प्रदेश है उसमें पंजाब में एक इनका शासन है। अब वहां पर किसानों को आगे करके ये लोग काम कर रहे हैं, वहां पर ये लोग देख नहीं है, ये कोरोना नहीं है। ये बार बार मैं कहता हूं पल्लवी जी, ये कांग्रेस के लिए अवसर है जो कि इनके हाथ से निकल जाएगा। ये ट्विटर पर ट्वीट करते ही रह जाएंगे। जी ठीक है विनोद सिंह जी, सवाल ये है, आपने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। आंकड़ों की बाजीगरी तो अभी हर उस जगह पर हो रही है जहां पर ग्रामीण इलाके हैं और वहां सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। उसमें आपके शासित राज्य भी हैं, उसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अभी सुविधाएं नहीं है। किसी ऐसे बार बार हम बहुत ऐसी खबरें पढ़ रहे हैं और बहुत ऐसी खबरें हम दिखाते हैं जब ये कहा जाता है कि एक अज्ञात बुखार के चलते इतने लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हाल है, झारखंड में भी ऐसा ही हाल है। 40 से 50 लोगों की मौत हो जा रही है एक ही गांव में, और पता नहीं चल रहा कि हो कैसे रही है, क्योंकि ना तो वहां पर ट्रेसिंग हो पा रही है, ना ट्रीटमेंट हो पा रहा है, कुछ भी वहां पर नहीं हो पा रहा है। टेस्टिंग तो बहुत दूर की बात है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी शासित या फिर अन्य राजनीतिक दलों के शासित राज्य में ही आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है? वो तो हर उस राज्य में हो रही है जहां पर सबकी किसी ना किसी की सरकार बनी हुई है। देखिए पल्लवी जी, आपका सवाल गंभीर है। ऐसी नौबत क्यों आई? आज ये मुद्दा राजनीतिक क्यों बन गया? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी षड्यंत्र की नीति है। हम तो वही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं, क्या एक आपदा के समय में राष्ट्रीय नीति जो पूरी प्रमाणिक हो, ठोस हो, समन्वय के साथ बनी हो और जिसमें इस प्रकार और ट्रांसपेरेंट हो पूरी तरीके से कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी मुख्यमंत्री आंकड़ों की बाजीगरी ना कर पाए। उसका एक ध्येय होना चाहिए राजनीतिक सीमा से ऊपर कि उसके देशवासियों का लाभ मिले, साधन संसाधन का सदुपयोग हुआ। क्या उस स्तर का संवाद, क्या उस स्तर का समन्वय बार बार राहुल गांधी जी के आग्रह करने के बाद प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इससे पहले जो मैंने आपसे सवाल किया उस पर आपने जवाब नहीं दिया कि आप अपने शासित राज्यों में ही स्थिति सुधार लेते। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है, जो कि अश्विनी शाही जी ने सवाल पूछा था कि राजस्थान में इतने इंजेक्शन क्यों बर्बाद किए गए, इतनी वैक्सीन क्यों बर्बाद हुई, उसका तो जवाब दीजिए सर। राहुल गांधी को वो याद नहीं आता, उसके ऊपर कोई ट्वीट नहीं करते। कमलनाथ क्या कुछ नहीं कह जा रहे हैं इन दिनों, वो कुछ भी बोल जा रहे हैं प्रेस के सामने, उसको लेकर कोई कुछ नहीं कहता, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्यों आपको अब भारत महान नहीं लगता? क्यों नहीं लगता आपको भारत महान? आप ये बताइए, क्या देश में पर्याप्त टीके उपलब्ध है? क्या आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान में वैक्सीन क्यों बर्बाद हुई, उस पर तो जवाब दीजिए मेरे सवाल का। सर मैं थोड़ी ना किसी राजनीतिक दल की प्रवक्ता हूं जो आप उल्टे मुझसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं ये सवाल शाही जी से पूछ रहा हूँ।
देखिए ये सवाल पूरी तरीके से कहीं ये हर जगह वेस्टेज है, कहीं पर थोड़ी सी ज्यादा हो गई, वहां की स्थानीय प्रशासन को उसका ध्यान रखना चाहिए, मैं इसमें सहमत हूँ। लेकिन क्या पर्याप्त देश में एक बृहद उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त टीके देश में उपलब्ध है लगने के लिए? उसकी सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि नहीं है? हो गया सर, आपको मैंने 3 सवाल किए थे, तीनों में से एक का भी जवाब नहीं मिला। हाँ, अश्विनी शाही जी के लिए आप एक प्रश्न जरूर छोड़ गए। अश्विनी शाही जी बताइए, वैक्सीन पर्याप्त मिले, वैक्सीन का वितरण कैसे हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या आप समझ ही नहीं पाए कि आपको किस तरीके से वैक्सीन आवंटित करनी है, या फिर कुछ भी कर दिया और उसका नतीजा यह है कि अभी तक ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल नहीं पाई है? अश्विनी शाही जी। पल्लवी जी, हम इसके पीछे की लहर से हम चलना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में जब दूसरी लहर आई है, उसके पहले पहली लहर पिछले साल जब आई थी तो हिंदुस्तान ने वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया था और जनवरी से हमारी वैक्सीन लगनी चालू हो गई थी। उस समय भारत की सरकार ने एक तय किया था कि 45 पहले हम अपने वॉरियर्स के लिए लगाएंगे, जिसमें सेना और मेडिकल के लोग होंगे और फ्रंटलाइन वॉरियर्स होंगे हमारे, उनको लगाया गया। उसके बाद 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाया गया, जो कि ज्यादा खतरे में थे पिछली बार वाले, पिछली लहर में। इस बार 18 साल से ऊपर वाले की ज्यादा खतरनाक इस बार थी। जब हम वैक्सीन लगाना शुरू किए उस समय इन लोगों को, जो एक राहुल गांधी में जैसे ज्योतिषाचार्य घुस जाता है वैसे सारे विरोधियों में घुस गया, 18 से ऊपर लगाया जाए, सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। सरकार की नीति ये थी कि 45 से ऊपर का हम वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद 18 से ऊपर का चालू करके क्रमवार हम वैक्सीन सबको लगाकर खत्म करेंगे। इन लोगों ने राय दिया, सरकार ने माना, चलो भाई इनकी राय मान लेते हैं। उसके बाद ये चाहते हैं कि एक ही दिन में वैक्सीन लगा दिया जाए, वो संभव नहीं है। सरकार ने एक आंकड़ा दे दिया है कि दिसंबर तक उनके पास 216 करोड़ वैक्सीन हो जाएगी। तो सरकार ने दिसंबर तक का एक मामला तय कर रखा है। एक दिन में वैक्सीन अगर आप लगा देंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी पहले ऑक्सीजन का रोना रोते थे, जब ऑक्सीजन की ऑडिट शुरू हो गई उस दिन से ऑक्सीजन का रोना बंद हो गया और वैक्सीन का रोना शुरू हो गया। सरकार ने जब पहले पिछली बार सेंट्रलाइज सारी चीजें की थी पल्लवी जी, तो यही लोग कहते थे कि राज्यों को ऊपर छोड़ देना चाहिए। और आज जब सरकार ने अपना 45 साल से ऊपर का वैक्सीन फ्री लगाना जारी रखा है, आज भी जारी रखा है, पीछे से लगाते आ रहे हैं, उसके बाद इन लोगों को दे दिया गया डिसेंट्रलाइज करके। तो अब ये लोगों का रोना है कि सरकार हमें वैक्सीन क्यों नहीं दे रही है, सरकार को फ्री देना चाहिए। सरकार ने चुनाव के लिए घोषणा कर दिया हम फ्री में लगाएंगे, आज हम फ्री में लगा रहे हैं पूरे देश में। ये कहते हुए हमको गर्व हो रहा है कि हमने घोषित किया था, चुनाव में किया हो या नहीं किया हो, लगा रहे हैं फ्री में। कोई वैक्सीन किसी ने नहीं खरीदी है। तो एक हमारा टेबल है, एक हमारा डेटा है, उसका बनाया गया है कैसे हम लगाएंगे, उस पर भी ये लोग मानने के लिए अगर नहीं तैयार है पल्लवी जी, तो अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मजबूत नीतियों के साथ रोज कोरोना से लड़ रहे हैं और कल की भी मन की बात में उन्होंने कहा कि हम लोग जीतेंगे और कोरोना पर सबसे पहले विजय भारत पाएगा। ठीक है सर, अभी फिलहाल पूरा देश ही इस उम्मीद में है कि हम कोरोना से लड़के जल्द ही इस पर विजय पाले, क्योंकि स्थितियां वाकई में दिनों दिन खराब होती जा रही हैं और एक उम्मीद के साथ ही इस समय सब कोई जी रहा है कि एक ना एक दिन हम जरूर सफल हो पाएंगे। फिलहाल आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अश्विनी जी, इस अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। विनोद सिंह जी, आपका भी धन्यवाद तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि वैक्सीन नीति को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने एक और ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला है और सरकार की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि वो हर एक ट्वीट पर सफाई पेश करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि विपक्ष की घेराबंदी में कहीं ना कहीं मोदी सरकार उलझ कर रह गई है। अभी तो आने वाला वक्त यही बताएगा कि विपक्ष के इस चक्रव्यूह से मोदी सरकार किस तरीके से निकल पाएगी। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक।